रिएक्शन को क्या कहा जाता है? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहा जाता। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर। हाँ, मॉलिक्यूलरिटी दिखाता है कि जो रेट है वह कितने सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है, सॉरी किसके किसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। मतलब कोई रिएक्शन है, ये देखो तो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है ये अगर पूछ रहा है तो इसमें हमको बताना पड़ेगा कि यह रिएक्शन का जो रेट है, दर है, वह किसके किसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ वह ये एल्किल ब्रोमाइड है उसी के कॉन्सेंट्रेशन पर ही डिपेंड करेगा। क्यों? जितना ज्यादा कार्ब केटायन बनाएगा उतना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ इस सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, इसलिए यह जो रिएक्शन है वह यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे बोल दिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है और 1 कहां से हम निकालते हैं? तो उस रिएक्शन का रेट जिसके जिसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा उसी के बेसिस पर वो नंबर आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन में होता क्या है? यह 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? तो वह कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करता है, तो सीधा सीधा देखो तो सबस्ट्रेट पर ही डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर, या इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है। ठीक है, और रेट बोले तो इस रिएक्शन का जो रेट है वह सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, कैसा इसको बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग रेट। रेट मतलब समझ में आ रहा है? उसका भाव, दर। ठीक है, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। देखो तो ये देखो, ये वाला बड़ा क्वेश्चन लिखते हैं, ये क्या दिखाता है? तो कॉन्सेंट्रेशन को दिखाता है। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन मतलब कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, या फिर इसको सबस्ट्रेट अगर नहीं लिखेंगे तो वो वर्ड क्या है? देखो एल्किल ब्रोमाइड, है ना? तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ? एल्किल हैलाइड बोल सकता हूँ। या तो सबस्ट्रेट पर डिपेंड करेगा या तो एल्किल। क्लियर है ये चीज? इसी को ऐसा लिखते हैं हम लोग, रेट इज इक्वल टू के in the concentration of substrate are क्या लिखते हैं? एल्किल हैलाइड। के लिखा, के क्या है? रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे के है हमारा रेट कांस्टेंट, तो दोनों लिख सकते हैं। और इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 क्यों हुई? तो क्यों हुई? तो उसका रीजन है, देखो ये, क्योंकि इस रिएक्शन का रेट जो है वह सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, और अगर सबस्ट्रेट नहीं बोलोगे तो इसका रेट है वह सिर्फ और सिर्फ एल्किल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? 1। और अतः मॉलिक्यूलरिटी 1 है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बोलो, समझ में आया यूनिमॉलिक्यूलर? आगे देखते हैं, चलो बाइमॉलिक्यूलर का कौन बता सकता है? हाँ, जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 2, ठीक है, और बोलो जिसका रेट ऑफ रिएक्शन इसके किसके, इसके तो पता ना, एक तो हो गया सबस्ट्रेट हो गया, दूसरा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, मतलब क्या बोलोगे? जिसका, देखो इसको लिखोगे कैसे? तो
ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है, ठीक है, अर्थात इस रिएक्शन का रेट हाँ 2 कंपोनेंट पर डिपेंड करेगा। कौन कौन सा? सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो ऐसे रिएक्शन को बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन कहा जाता है। तो समझ में आ गया? सेम ऐसे लिखा है तो लिख देते हैं। दूसरा है बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन। बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन की बोल सकते हैं ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है, अर्थात रिएक्शन रेट सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल के कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो ऐसे रिएक्शन को बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, इसमें आगे देखें तो रेट को हम कैसे दिखाएंगे? तो ये दिखाएंगे, देखो, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियस। ये लिखेंगे, या फिर इसको रेट कांस्टेंट के बेसिस पर लिखें तो रेट के इन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू न्यूक्लियोफाइल, ऐसा लिखिए। न्यूक्लियोफाइल तो एक मिनट इसको सुधार, ये सबस्ट्रेट एंड देखो बेस, और न्यूक्लियोफाइल की जगह पे क्या हो जाएगा? बेस। न्यूक्लियोफाइल भी एक प्रकार का बेस ही है ना, लेकिन ये कि यहाँ पे बेस लिखा है तो बेस लिखा है। अब बेस कहाँ से आया? बेस कहाँ से? तो जो रिएक्शन कराए थे ये देखो, CH3Br जो रिएक्शन कराए थे, यहाँ पे H क्या लिए थे हम लोग? OH लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग ले लेते हैं कौन सा? CH3OH ले लेते हैं, ठीक है। तो CH3OH ले लेंगे तो H हटेगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा बेस, ठीक है। और H प्लस, ये अल्कोहल एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। लेकिन H हटा तो इस पर आएगा माइनस, और ये कंजुगेटेड बेस एसिड अवधारणा, कंजुगेटेड बेस एसिड अवधारणा सुने हो ना? हाँ, तो वही चीज है, ये हमारा होगा क्या? बेस, ठीक है। और यही न्यूक्लियोफाइल होगा, इसकी जगह पे चेंज भी होगा, ठीक है। तो बेस अलग भी हो सकता है, या न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों सेम भी हो सकता है। क्लियर है ये चीज? तो इस बेसिस पर ये बताया गया, ठीक है। तो जब इसका देखेंगे सेकंड का, तब उसको आगे देखेंगे।
तो इतना क्लियर है, क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, दो टाइप के हो सकते हैं ये बता दिया। अब आगे देखते हैं हम लोग मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसी का है मैकेनिज्म। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू मैकेनिज्म। तो करके दो मैकेनिज्म शो करते हैं। पहला होता है AN1 मैकेनिज्म, दूसरा होता है SN2 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म और दूसरा होता है SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, अब इसमें पहला हेडिंग डालते हैं हम लोग SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म में क्या देखते हैं, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं SN1 मैकेनिज्म का। तो इंट्रोडक्शन में हम बताते हैं इस मैकेनिज्म में यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है, जो कि टू स्टेप मैकेनिज्म होता है। तो देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है, जो कि टू स्टेप मैकेनिज्म होता है, दो स्टेप मैकेनिज्म का होता है। आगे देखिए इसमें, तो इसमें दूसरा देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद है एग्जांपल या फिर रिएक्शन। तो इंट्रोडक्शन के बाद देख लेते हैं रिएक्शन। तो रिएक्शन देखें, तो रिएक्शन में हम लोग जो है लेते हैं Me, इससे जुड़ा हुआ है Me, ठीक है, और यहाँ पे है Br, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, तो ये है हमारा सबस्ट्रेट, ठीक है। और इसका नाम देखें तो ये नाम कहलाता है इसका सॉरी टी ब्यूटिल, क्या होगा, Br है, ठीक है, इस कंपाउंड का नाम है टी ब्यूटिल
ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये क्या होता है, यह रिएक्शन करता है कोई न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो देखो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या दिए हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH। ठीक है, तो ये क्या है हमारा न्यूक्लियोफाइल। और यह रिएक्शन क्या होगा, तो रिएक्शन होने के बाद जो है हमको यहाँ से प्रोडक्ट प्राप्त होता है NeCl Me और फिर के साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, हाँ तो हाइड्रोक्साइड नहीं, अल्कोहल, पी ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, तो ये पी ब्यूटिल अल्कोहल हो गया। और साथ ही साथ यहाँ से हमको क्या मिलेगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। तो लिविंग ग्रुप कौन सा है, Br-। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं लिविंग। बोलो क्लियर है ये चीज। तो ये रिएक्शन है, रिएक्शन से हमको ये मिल गया। अब इसी के आगे इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म में देखें, मैकेनिज्म, तो यह मैकेनिज्म में क्या होता है, FN1 मैकेनिज्म टू स्टेप में कंप्लीट होता है। इसका SN1 मैकेनिज्म जो है वह 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप में लिविंग क्या होता है, तो डिपार्चर होगा तथा कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है जो कि रेट मॉनिटरिंग या फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता, डिटरमाइनिंग स्टेप एंड स्लो स्टेप होता है। इसका करने का मतलब क्या है, SN1 मैग्नीशियम जो है वह 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, तो लिविंग ग्रुप डिपार्चर होगा, लिविंग ग्रुप टूट करके बाहर निकलेगा और कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, जो कि रेट मॉनिटरिंग स्टेप या फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट मॉनिटरिंग या डिटरमाइनिंग क्या होता है, तो जिसमें हम रेट ज्ञात करते हैं, जो बोले ना इसका रेट जो है सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ इस पर डिपेंड करता है, ऐसा बोले थे। तो फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होता है और स्लो स्टेप में ही तुम क्या कर सकते हो, उसका रेट को डिटरमाइन कर सकते हो। तो वही चीज है कि फर्स्ट स्टेप जो होता है वह स्लो स्टेप होता है जिसमें इंटरमीडिएट बनता है, तो वहीं से हम उसके रेट को डिटरमाइन करते हैं। क्लियर है, इसलिए उस स्टेप को रेट मॉनिटरिंग स्टेप या फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहा जाता है। क्लियर है। एंड सेकेंड स्टेप फास्ट स्टेप होता है जिसमें इंटरमीडिएट
न्यूक्लियोफाइल यूज ए एन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते, ठीक है। और उससे क्या होता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते। तो मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप देखते हैं, स्टेप फर्स्ट। तो फर्स्ट स्टेप में हम बता सकते हैं क्या, तो देखिए जो रिएक्शन लिखे हैं अब उसी को ही लेकर के चलेंगे ना हम लोग, ठीक है। तो रिएक्शन में हम लोग लिखे हैं क्या, एम ई सी एम ई बी आर और है एम, ठीक है। ये क्या होता है, तो यह स्लो स्टेप, स्लो स्टेप में यहां से यह डिपार्चर होगा और डिपार्चर हो करके क्या बना सकता है, तो कार्बोकेटायन देता है। और कार्बोकेटायन कैसा होता है स्ट्रक्चर, कार्बोकेटायन की स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन सा रिएक्शन होता है, sp2। तो sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, पिरामिडल नहीं, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये देखो ऐसे दिखाएंगे 120 डिग्री का बॉन्डिंग का, ठीक है। तो ये लिख दीजिए इसको, वही चीज है। साथ में बी आर माइनस, लिविंग ग्रुप बाहर, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना रेट, रेट डिटरमाइनिंग स्टेट, आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेट। लो स्टेट है इसलिए ये क्या है, इंटरमीडिएट। ये क्या है, लिविंग, क्या इंटरमीडिएट, और ये क्या है लिविंग। फर्स्ट प्रोसेस समझ में है। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, वही चीज बोल रही है पहले ही, लिविंग ग्रुप डिपार्चर होगा और इंटरमीडिएट फॉर्म होगा जो कि कार्बोकेटायन है। क्लियर है, बन गया। इन सेकेंड स्टेप तो हाँ ठीक है दोस्तों, ठीक। सेकेंड स्टेप में देखें, तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, तो देखें जो यहाँ पे बोले हैं देखो, तो स्टेप फर्स्ट स्टेप होता है, ये फर्स्ट स्टेप होगा जिसमें इंटरमीडिएट न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ेगा और क्या देता है, कोवेलेंट बॉन्ड करके न्यू कंपाउंड देगा। तो देखें तो ये है हमारा इंटरमीडिएट सी एम ई, एम ई ये प्लस इससे एम ई, ठीक है। ये क्या करता है, तो न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ेगा और जुड़ करके फास्ट, ठीक है, फास्ट रिएक्शन करेगा। और फास्ट रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो प्रोडक्ट हमारा बनेगा सी। अब देखो ऐसे ही बनाते हैं, ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल और ये है हमारा एन ई, ये एन। और न्यूक्लियोफाइल की जगह पे देखो हम लोग क्या यूज किए हैं वहां, ओ एच। तो इसकी जगह पे यूज करेंगे ओ एच और यहाँ क्या आएगा ओ एच, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। ये है हमारा सबस्ट्रेट, क्लियर है। तो दो स्टेप होते हैं, पहला स्टेप में क्या होगा, स्लो स्टेप होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, कार्बोकेटायन बनेगा और लिविंग ग्रुप डिपार्चर। दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा और क्या होगा, जुड़ जाएगा और कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्मेशन करेगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। क्लियर है ना।
तो मैकेनिज्म में देखो तो कुछ बुक में ऐसा भी बताया है, इन फर्स्ट स्टेप इस बॉन्ड को ऐसा 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 करेगा, मतलब ये क्या दिखाता है, बीबी, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है, क्या कहलाता है, बॉन्ड ब्रेकिंग। और इसके बाद देखोगे तो यहां से इसको ऐसा दिखाया ऐसा, ये क्या है, बी एफ, बॉन्ड फार्मिंग, बॉन्ड फॉर्मिंग, ऐसा, ठीक है, इसको ऐसे बना लेंगे, बॉन्ड फॉर्मिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग। इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेट, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें evidence of SM1 mechanism। चलो इसको थोड़ा लेट में देखते हैं, इसके पहले देखते हैं हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम तो देखें तो उसमें जो रिएक्शन होता है उसी को ही हम लोग डायग्राम के थ्रू दिखा रहे हैं। ये देखो, ये होता है, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ये ग्राफ बनता है। इसमें इस साइड लिखते हैं हम लोग प्रोग्रेस, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन किस में प्रोग्रेस कर रहा है उस चीज को, और इधर लिखते हैं हम लोग एनर्जी, एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले देखें तो होता क्या है यहाँ पे, तो देखो दोनों स्टेप एक साथ होते हैं ना रिएक्शन में। तो सबसे पहले ये जो सबस्ट्रेट होता है, तो देखो तो सबस्ट्रेट को मैं ऐसा लिख देता हूँ, एल्किल ग्रुप और बी आर, ठीक है, या फिर इसको सबस्ट्रेट ही लिख दो, सबस्ट्रेट, ठीक है। सबस्ट्रेट क्या हुआ, तो सबसे पहले सबस्ट्रेट जो है वह ट्रांजिशन स्टेट 1 देता है, देन इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा, उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट 2 देता है और प्रोडक्ट का फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले यह क्या देगा, तो यह TS1 देता है, इसका मतलब होता है ट्रांजिशन स्टेट 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देता है इंटरमीडिएट, ठीक है, तो इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट लिख देते हैं यहाँ पे, ये इंटरमीडिएट, और इस इंटरमीडिएट को देखिए तो कौन सा इंटरमीडिएट होता है, कार्बो के आयन, तो ये दूसरा स्टेप यहाँ पे आएगा, तो ये इंटरमीडिएट दिया, देन फिर से वह क्या हो गया, ऊपर जाएगा, ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये इंटरमीडिएट के बाद फिर यह क्या देगा, तो ट्रांजिशन स्टेट 2 देता है, ट्रांजिशन स्टेट 2, ठीक है। और ट्रांजिशन स्टेट 2 से वह क्या बनाता है, तो प्रोडक्ट का फॉर्म, यहाँ पे ये जो बना हमारा, ये है हमारा प्रोडक्ट,
तो देखो तो सबसे पहले क्या हुआ, एनर्जी कम था, एनर्जी कम था, वो क्या हुआ, रिएक्शन शुरू हुआ तो एनर्जी बढ़ते 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 गया, ट्रांजिशन स्टेट 1 में जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब वहां से क्या हो गया, तो फिर कम होते 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 इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट की जो एनर्जी है वह ट्रांजिशन स्टेट 1 से कम है लेकिन सबस्ट्रेट से ज्यादा है, क्लियर है। इसीलिए इंटरमीडिएट रिएक्टिव होता है, वो स्टेबल नहीं होता, क्या होता है, रिएक्टिव होता है। ये बन गया। देन यहां से इंटरमीडिएट फिर क्या करेगा, फिर रिएक्शन करना शुरू करेगा तो ट्रांजिशन स्टेट 2 में पहुंचेगा। ट्रांजिशन स्टेट 2 से जब वो फाइनली प्रोडक्ट जब बनाते रहेगा तो उसकी एनर्जी कम होते 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 आएगी और वह सबस्ट्रेट से भी कम एनर्जी होगी, इसलिए यह प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा किसकी अपेक्षा, सबस्ट्रेट की। साथ ही साथ ट्रांजिशन स्टेट 1 और 2 की अपेक्षा तो स्टेबल है, इंटरमीडिएट की अपेक्षा भी स्टेबल है। मतलब इन चारों स्टेप में 1 2 3 4 5 5 यहाँ पे बने हैं, उनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, प्रोडक्ट। सबसे कम स्टेबल कौन होगा, ट्रांजिशन स्टेट 1। सबसे कम स्टेबल होगा ट्रांजिशन स्टेट 1, क्योंकि जिसकी ज्यादा एनर्जी होगी वह कम स्टेबल और जिसकी सबसे कम एनर्जी होती है वह सबसे ज्यादा स्टेबल। तो देखो इसमें दिख रहा है, ये हम बोला हूं एनर्जी, एनर्जी जितना ऊपर रहेगा वह उतना ज्यादा अनस्टेबल रहेगा, जिसकी एनर्जी जितनी कम होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल। क्लियर है ये चीज? तो यही चीज यहाँ पे बताया गया है। केवल 9 25